हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशनिज़म को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो में ना हम दो मूवमेंट को कवर करेंगे। एक तो एक्सप्रेशनिज़म को कवर करेंगे, एक है सरेलिज़म। दो मूवमेंट को कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एक्सप्रेशनिज़म क्या होता है और इसके जो प्रोमिनेंट राइटर हैं उनके प्रोमिनेंट राइटर के जो उनके प्रोमिनेंट वर्क्स हैं वो सब कुछ इसमें जानने वाले हैं। एंड दूसरा हम मूवमेंट आज कवर करेंगे तो सरेलिज़म। जो सरेलिज़म है इसमें भी समझेंगे सरेलिज़म क्या होता है, उसके प्रोमिनेंट राइटर कौन है, प्रोमिनेंट वर्क्स कौन से, वही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपके एलटी क्लास की 70 वीडियो होगी। 70 वीडियो इसलिए क्योंकि इम्प्रेशनिज़म भी मैंने पढ़ा दिया है, तो सब टोटल मिला के 70 वीडियो हो चुकी है आपकी थ्योरी की, ठीक है। आपके एलटी की थ्योरी की 70 वीडियो आज को लेके 70 वीडियो हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और उनको बताना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, एलटी की थ्योरी क्लासेस 70 वीडियो हो चुकी है, आपके इसी चैनल पर जाके मिल जाएगी। जो चीज़ें आपकी कवर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि 15 दिन बचा हुआ है तो पूरा ही कवर हो जाएगा, मतलब आपका जो चीज़ें आपकी कवर नहीं है, जैसे थ्योरी सेक्शन में जो भी चीज़ें आपकी कवर नहीं है, आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में या कोर्सेस में वहाँ पे जाके होगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। 70 लगभग वीडियो हो चुकी हैं प्रैक्टिस को छोड़ के। बाकी एलटी का मैंने प्रैक्टिस भी कराया है, उसको छोड़ के ये सारी थ्योरी, ओनली थ्योरी क्लासेस है 70। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा, ताकि अब इस समय ना मुझे भी हिम्मत दीजिए ताकि मैं कोर्स को कंप्लीट करा दूं। है 15 दिन ही बचा है, लेकिन कहते हैं ना जहां चाहे वहां राह। इंसान चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता। भले ही हमारा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यूट्यूब पे ही मैं चला रही हूँ, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, बट अभी मैं फ्री हूँ तो मैं अभी पूरा फोकस करूँगी। और थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी करिए, प्यार सपोर्ट बना के रखिए, ताकि मैं एक दिन में मतलब मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, बस इतना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशनिज़म को समझेंगे हम। एक्सप्रेशनिज़म क्या होता है? जो एक्सप्रेशनिज़म है ना, ये एक मूवमेंट है, ठीक है। ये कैसा मूवमेंट था? एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट दैट ओरिजिनेट इन नॉर्दर्न यूरोप, पर्टिकुलरली जर्मनी, अराउंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, या आप बोल सकते हो अप्रॉक्स 1905 से लेके 1920s। It emerged largely as a reaction against the perceived superficiality of Impressionism and the dehumanizing effect of rapid industrialization and urban life। तो इसको समझते हैं ये होता क्या है एक्सप्रेशनिज्म। देखिए एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है ना, ये मॉडर्न आर्ट और लिटरेचर का मूवमेंट था। मतलब आपके एक्सप्रेशनिज्म में आर्ट भी देखने को मिलेगा और लिटरेचर भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो आर्ट, यानी कि जो कला के जो आपके ऑथर बोल सकते हैं, कला के जो भी राइटर थे, या पेंटर बोल सकते हैं, या आर्टिस्ट बोल सकते हैं, जो कला के आर्टिस्ट थे, वो जब अपने वर्क लिखते थे, वर्क मीन्स वह अपने जब पेंटिंग वगैरह बनाते थे तो उसमें एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते थे। और जो लिटरेचर की बात अगर हम करेंगे तो जो राइटर हैं, राइटर क्या करते थे अपने ड्रामा वगैरह में, जो राइटर ड्रामा लिखते थे वो एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते थे, इस मूवमेंट का, इस टेक्निक का यूज़ करते थे, ठीक है। यानी कि तब समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेशनिज्म आर्ट में भी है और लिटरेचर में भी है। और ये कब मिलता है आपको? मॉडर्निस्ट मूवमेंट में मिलता है, यानी कि मॉडर्न एरा का जो आर्ट चल रहा था, जो लिटरेचर था, उसमें आपको एक्सप्रेशनिज्म मिलेगा। और ये मेनली ध्यान रखिएगा, ये मेनली ना 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत, लगभग बोल सकते हैं तो 1905 से लेके 1920 दशक, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि दशक की बात हो रही है। तो लगभग 1905 से लेके 1920 के दशक में उत्तरी यूरोप, ये भी ध्यान रखना, उत्तरी यूरोप स्पेशली जर्मनी में शुरू हुआ था ये मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म। समझ में आया? और ये मूवमेंट आपके आर्ट में भी है और लिटरेचर में भी है। यानी कि आर्ट के जो आर्टिस्ट थे वो अपने आर्ट में एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते थे, और लिटरेचर के जो आपके ऑथर थे, प्ले राइट थे, वो अपने ड्रामा में इसका यूज़ करते थे, ठीक है। समझ में आया? अब एक चीज़ और समझना कि एक्सप्रेशनिज्म होता क्या है। एकदम सिंपल शब्द में समझा दूंगी ताकि फिर आपको फिर समझने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशनिज्म जानते हो क्या होता है? ये एक ऐसी कला है ना जो बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि जैसे कला में हम ले लेते हैं, लिटरेचर में ले या कला में ले लें,
एक्सप्रेशनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी टेक्निक है जो बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि कलाकार के अंदर की गहरी इमोशन को दिखाती है। समझ में आया? अगर कोई राइटर, जैसे कि आपने यूजीन ओनील को पढ़ा होगा, दी हैरी ऐप मैंने पढ़ाया है, तो उसमें आप देखेंगे यूजीन ओनील एक्सप्रेशनिज्म के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक उसमें यूज़ किया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कलाकार होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं ना, उनके अंदर की जो गहरी भावनाएं हैं उसको दिखाया जाता है, बाहरी दुनिया को नहीं दिखाया जाता। यानी कि कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल इंटरनल जो भी इमोशंस हैं वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक्सप्रेस किया जाता है। बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, उसे ही कहा जाता है एक्सप्रेशनिज्म। जैसे कोई कलाकार ये है, जैसे कोई कैरेक्टर है, बोल रहा है मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। दुनिया कैसे दिखती है ये नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक्सप्रेशनिज्म उसे ही कहा जाता है। ओके। अब जैसे आर्ट में जो आर्टिस्ट होते थे, जब वो अपना आर्ट करते हैं ना, तो वो जैसे किसी का उन्होंने आर्ट किया, पेंटिंग बनाया, अब उनको डर दिखाना है, यानी कि उस पेंटिंग का जो पर्सन है, उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रहता, उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, डर, चिंता, गुस्सा, दर्द, ये सारी भावनाओं को अगर दिखाना है तो वो क्या करेगा, वो आर्टिस्ट क्या करेगा, रियलिटी को जानबूझकर तोड़ मरोड़ देगा। जैसे उसका चेहरा कुछ इस तरह बना देगा जो एकदम साफ दिखेगा कि हाँ इसके अंदर क्या चल रहा है। अजीब से रंग का यूज़ करेगा, है ना, रंग भी कलर वगैरह का भी अजीब सा यूज़ करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ इस कैरेक्टर या इस कैरेक्टर के दिमाग में या इसके मन में क्या चल रहा है। समझ में आया? ये पेंटिंग की बात कर रही हूँ। जैसे कोई, या फिर लिटरेचर की बात कर लेंगे, ड्रामा में, जैसे कि आप हैरी ऐप पढ़े हैं, उसमें जो यांग है, यांग के हम क्या देखते हैं, वो पूरी तरह से एक्सप्रेशनिज्म पे ही बेस्ड है। जो यूजीन ओनील है ना, वो एक्सप्रेशनिस्ट ही हैं और उन्होंने अपनी इस वर्क में एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ किया है। जैसे कि यांग के जो इंटरनल जो भावनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढे जा रहा है, तो वो अपने दिमाग वो अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट से परेशान है ना, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से वो दिखाया जा रहा है, तो वो होता है एक्सप्रेशनिज्म। सिंपल है, जो बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि कैरेक्टर या कलाकार के अंदर की गहरी भावनाओं को दिखाता है, बस इज कॉल्ड एक्सप्रेशनिज्म, यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एडवर्ड मंच की एक पेंटिंग है, एडवर्ड मंच की एक पेंटिंग है, द स्क्रीम। ये ध्यान रखना, ये एक पेंटिंग है, इसमें भी साफ साफ जो पेंटिंग जिसकी भी बनी है, साफ साफ डर और चिंता साफ साफ दिखाई देती है, यानी कि इंटरनल चीज़ दिखाई देती है। बस इतना ध्यान रखना। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, हमारे अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उसको व्यक्त करना, वही एक्सप्रेशनिज्म भी है। और ये आर्ट एंड लिटरेचर का ही मूवमेंट था। चाहे वो आर्ट में चाहे आर्टिस्ट हो गए, तो वो भी एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते थे, यानी कि जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट के अंदर की जो गहरी भावनाएं थी वो अपने आर्ट में वो दिखाते थे, अपनी पेंटिंग वगैरह में दिखाते थे। उसी तरह लिटरेचर में आ जाएंगे तो जो राइटर ड्रामा में लिखते थे, ड्रामा में दिखाते थे, एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते थे। बस यही है आपका एक्सप्रेशनिज्म। समझ में आ गया? अब जैसे कोर फिलॉसफी हम समझेंगे एक्सप्रेशनिज्म का, मतलब एक्सप्रेशनिस्ट जो थे ये कहाँ से आया, जो एक्सप्रेशनिज्म था, अभिव्यक्तिवाद जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये कहाँ से आया। तो जो एक्सप्रेशनिज्म था ना, ये ध्यान रखना, ये दो ऐसी ये आखिर ये मूवमेंट आया कैसे, ये जो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट था ये आया कैसे। तो दो ऐसी चीज़ें हुई जिनके रिएक्शन से ये मूवमेंट सामने आया। पहला ये था कि गोल टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस रादर दैन फिजिकल रियलिटी, जो मैंने अभी बताया। द मूवमेंट प्रायोरिटीज द आर्टिस्ट इनर नेसेसिटी और सब्जेक्टिव फीलिंग ओवर ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट नेचुरलिज्म, इम्प्रेशनिज्म एंड द रेस्ट्रिक्टिव कंटेंट्स ऑफ बुर्जुआ सोसाइटी। तो ध्यान रखना, इस वजह से ये एक्सप्रेशनिज्म आया था। यानी कि जो नेचुरलिज्म था, इम्प्रेशनिज्म था, तो जो आपके एक्सप्रेशनिस्ट थे ना, उनको लगता था कि ये जो इम्प्रेशनिज्म है, प्रभाववाद है, ये केवल एक्सटर्नल रियलिटी को दिखाता है,
यानी कि जो इम्प्रेशनिज़्म है, इनको, ये जो एक्सप्रेशनिस्ट थे, इनको लगता था कि जो इम्प्रेशनिज़्म है, प्रभाववाद है, वो सिर्फ़ क्या दिखाता है, वो सिर्फ़ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी दुनिया को ही दिखाता है, जबकि इंटरनल इमोशन को अनदेखा करता है। ऐसा लगता था एक्सप्रेशनिज्म के एक्सप्रेशनिस्ट को, लगता था कि इम्प्रेशनिज्म कुछ ऐसा है। तो इसके रिएक्शन की वजह से ये मूवमेंट आया, इस पर रिएक्शन दिया गया तो ये मूवमेंट आया। दूसरा याद रखना है कि जो बुर्जुआ, दूसरा ये था जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो शहरी जीवन है, यानी कि उनमें तेज़ी से बदलते जो औद्योगिक समाज थे, बड़े शहरों के अकेलेपन, डर, तनाव को व्यक्त करने के लिए आया ये एक्सप्रेशनिज्म। समझ में आया? तो इसी चीज़ का रिएक्शन था। अच्छा, एक्सप्रेशनिज्म का गोल क्या होता था? जो एक्सप्रेशनिज्म में जो एक्सप्रेशनिस्ट थे, जो राइटर थे, जो इन चीज़ों को मानते थे, उनका लक्ष्य क्या होता था? उनका लक्ष्य ये होता था कि उनका उद्देश्य ये होता था कि बाहरी दुनिया को वैसे के वैसा दिखाना नहीं, बल्कि जो कलाकार हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके इनर इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाना है। बस इतना ध्यान रखना, इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाना है, जो इनर है, उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। चाहे वो आर्टिस्ट हो गए, अपने पेंटिंग में बाहरी दुनिया का नहीं दिखाते थे, चाहे वो प्ले राइट हो गए, अपने ड्रामा में नहीं दिखाते थे, बल्कि जो कैरेक्टर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके अंदर जो भावनाएं चल रही थी, जो उनका इमोशनल एक्सपीरियंस था, उसको व्यक्त करना था। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो आर्टिस्ट होते थे वो क्या करते थे, अपने सब्जेक्टिव फीलिंग को दिखाते थे, अपने इनर नेसेसिटी को ही दिखाते थे, अपनी कला का प्रेरणा मानते थे। अपनी कला में, अपने पेंटिंग में वो अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग को दिखाते थे। सब्जेक्टिव फीलिंग जो उनका पर्सनल है, जो उनके अंदर चल रहा है वो, और इनर यानी कि जो उनकी आंतरिक आवश्यकताएं हैं, उसे ही प्रेरणा मानते थे अपनी कला में, अपने पेंटिंग में, चाहे वो ड्रामा हो गया, चाहे आर्ट हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो सोविंग द वर्ल्ड स्लोली फ्रॉम द सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, रेडिकली डिस्टॉर्टिंग फॉर इंटेंस इमोशनल इफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया, दुनिया को केवल एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से दिखाना या फिर गहरे इमोशनल प्रभाव पैदा करने के लिए रियलिटी को जानबूझकर डिस्टॉर्ट करना। समझ में आया? एकदम मैं पूरा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, बस इतना ध्यान रखना है कि इनर जो इमोशनल फीलिंग है उसी को दिखाना रहता है, एक्सप्रेशनिज्म में एक्सप्रेस करना रहता है, बस और कुछ नहीं है। अब हम जान लेंगे की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर, यानी कि जो एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लोग क्या करते थे। जैसे जो एक्सप्रेशनिस्ट जो राइटर हैं, जो इस चीज़ को मानते थे, इस मूवमेंट से जो राइटर थे, वो अपने वर्क में कैसे दिखाते थे। ठीक है, अपने वर्क में वो कैसे दिखाते थे, इस चीज़ों का कैसे यूज़ करते थे। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपके जैसे कि विजुअल आर्ट, जैसे कि जो आर्टिस्ट होते थे वो जब अपनी पेंटिंग वगैरह करते थे, अपने सीन्स वगैरह बनाते थे, अपना पेंटिंग करते थे, तो उसमें वो कैसे दर्शाते थे, एक्सप्रेशनिज्म को कैसे दर्शाते थे। तो वो जानते हो कैसे दर्शाते थे? उनका ये कैरेक्टरिस्टिक था कि वो डिस्टॉर्शन एंड एग्जैजरेशन का यूज़ करते थे। मतलब जो फॉर्म्स हैं, जो प्रोपोर्शंस हैं, यानी कि आकृतियाँ थी, जो सीन्स में जो आकृतियाँ थी, प्रोपोर्शन और पर्सपेक्टिव को जानबूझकर वो बिगाड़ देते थे, ताकि उसमें कामुक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव तेज हो सके। कुछ इस तरह का वो अपने सीन्स वगैरह बनाते थे, जिससे साफ पता चले कि हाँ कोई चीज़ व्यक्त की जा रही है। और कलर कौन सा यूज़ करते थे? कलर यानी कि जो आपके आर्टिस्ट थे, जो आर्ट बनाते थे एक्सप्रेशनिज्म के, तो वो कलर कौन सा यूज़ करते थे? तो जैसे वो ब्राइट कलर यूज़ करते थे, ठीक है, ब्राइट कलर, या फिर नॉन नेचुरलिस्टिक का यूज़ करते थे। ऐसा लगे ना कि ये प्राकृतिक चीज़ें नहीं हैं, आप प्राकृतिक चीज़ें का यूज़ करते थे, या कठोर, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हार्श कलर का यूज़ करते थे, ताकि इमोशन को व्यक्त करने के लिए किया जाए। कुछ इस तरह ब्राइट रहेगा, कलर ब्राइट रहेगा, नॉन नेचुरलिस्टिक रहेगा, या फिर कठोर रंग रहेगा, इसका यूज़ वो करते थे ताकि इमोशन ना अपने आप दिखे। ऐसा क्यों करते थे? इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते थे। जैसे उनको अपनी पेंटिंग में ना टेंशन को दिखाना, चिंता को दिखाना था, तो वो कौन सा कलर यूज़ करते थे? ग्रीन। तो ग्रीन कलर अगर वो पेंटिंग में यूज़ करते थे तो जिससे हमको पता चल जाता था कि हाँ इसमें टेंशन दिख रही है। यहाँ पे राइटर, यहाँ पे आर्टिस्ट क्या दिखाना चाह रहा है? टेंशन को दिखाना चाह रहा है, या जुनून। जैसे अगर उनको अपनी पेंटिंग में पैशन को दिखाना है, जुनून,
पेंटिंग में जैसे वो किसी मतलब किसी की भी आकृति बनाते थे, किसी का भी फिगर वो बनाते थे। इस फिगर का हमें दिखाना है, इस फिगर के इंटरनल क्या चल रहा है। तो ये आर्टिस्ट क्या करते थे, जैसे इस फिगर के अंदर, इस आकृति के अंदर इंटरनल हमें दिखाना है, तो आर्टिस्ट क्या करते थे, जैसे इसके अंदर क्या है, टेंशन बहुत है, चिंता दिखाना है, इसके इंटरनल चीज़ों को दिखाना है, तो राइटर क्या करते थे, ग्रीन कलर का यूज़ करते थे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये जो आकृति है, ये जो फिगर है, ये टेंशन में है, इसके आंतरिक चीज़ों को दिखाना था ना। जैसे इसके पैशन को दिखाना है, अगर इसी फिगर के, जैसे यहाँ पे किसी पर्सन को ही मान लो, कोई पर्सन की पेंटिंग बनी हुई है और उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, तो हमें कुछ ऐसे सिंबलाइज तो रखने पड़ेंगे ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाँ इस पर्सन के इंटरनल क्या चीज़ें चल रही हैं। अब ड्रामा तो है नहीं कि कैरेक्टर के थ्रू बता दिया जाए, यहाँ पे पेंटिंग है, तो पेंटिंग का भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि हाँ इस फिगर के अंदर क्या चल रहा है, इसके इंटरनल क्या चीज़ें हैं, ये चिंता में है कि पैशन है, पैशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे इस फिगर के इस पर्सन के पैशन को दिखाना है कि हाँ इसके अंदर जुनून चल रहा है किसी चीज़ के लिए, या किसी चीज़ के लिए वायलेंट चल रहा है, हिंसा चल रही है, तो राइटर क्या करते थे, रेड कलर का यूज़ करते थे, जिसे आर्टिस्ट क्या करते थे, रेड कलर का यूज़ करते थे, जिसे समझ में आ जाए कि हाँ इस पर्सन के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये सब तरीका था एक्सप्रेस करने का, पर्सन के इंटरनल क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सब तरीका था। ड्रामा तो ईजी आप जान जाओगे, लेकिन यहाँ पे पेंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, कला में, आर्ट में। समझ में आ गया? आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और ये लोग जानते हो टेक्निक का यूज़ क्या करते थे, ये लोग जो ब्रश का यूज़ करते थे ना, मैं यहाँ पे भी ड्रामा का नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आर्ट की, कि आर्ट में मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशनिज्म है, ये आर्ट में भी है और लिटरेचर में भी है। तो आर्ट के भी राइटर, आर्ट के जो आर्टिस्ट होंगे और लिटरेचर के भी हैं। तो आर्टिस्ट जो आर्ट के होते थे वो ब्रश कौन सा यूज़ करते थे, ब्रश का जो स्ट्रोक होता था ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता था। कैसा होता था, शार्प, तेज़ होता था, थोड़ा सा रफ भी होता था, खुरदुरा होता था, रफ भी होता था, खुरदुरा, और बहुत ज़्यादा आसान होता था, जिसे जो एक कच्ची सहज और एकदम स्ट्रेसफुल इमोशन को दिखाता, जिससे ये लोग पेंटिंग उस ब्रश से करते थे ना, तो ये ब्रश शार्प रहता था, तेज़ रहता था, खुरदुरा रहता था, शांत लगता था। जैसे ही वो पेंटिंग वेंटिंग करते थे तो उसमें साफ साफ दिखता था कि हाँ इसमें कुछ तो स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेसफुल इमोशन को दिखाता था ये ब्रश भी। तो इस तरह चीज़ें एक्सप्रेस की जाती थी पेंटिंग में, जो आर्टिस्ट होते थे, मतलब अपने इनर थॉट को, या तो आर्टिस्ट अपने इनर की चीज़ों को निकाल रहा होगा, वहाँ पे रख रहा होगा। जो आर्टिस्ट जैसे किसी भी चीज़ का वो पेंटिंग बना रहा है आर्टिस्ट, चलो इस फिगर को हटा देते हैं, हम आर्टिस्ट को ही ले लेते हैं। जैसे आर्टिस्ट किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ का बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल क्या चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ों में वो अपने पेंटिंग में एक्सप्रेस करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। ओके, ये लोग की थीम क्या होती थी, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये लोग की थीम होती थी, थीम क्या यूज़ करते थे, तो थीम यही था, एंजाइटी था, एंजाइटी पे लिखते थे ये लोग, एंजाइटी पे बनाते थे, एंजाइटी था, डिस्पेयर था, एलिनेशन था, युद्ध के बाद जो चीज़ें, जो तकलीफ़ हुई, यानी कि स्पेशली जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसके बाद जो भी डिसइल्यूजनमेंट आया, जो अशांति दुनिया में फैली, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों पर भी ये लोग लिखते थे, है ना। और जो स्पिरिचुअल जो खोज थे उस पर भी लिखते थे। तो इनके जो राइटिंग में अक्सर क्या होता था, स्ट्रेसफुल, तनाव, दुख, एंग्स्ट का माहौल रहता था हमेशा। कैसा माहौल रहता था, एंग्स्ट का माहौल रहता था, यानी कि ये सारी इनकी थीम रहती थी। जो एक्सप्रेशनिस्ट होते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हो गए, चाहे वो प्ले राइट हो गए, अपने ड्रामा में इस तरह वो अपने ड्रामा को लिखते थे। एंजाइटी, डिस्पेयर, एलिनेशन, स्पेशली वर्ल्ड वार के फर्स्ट के बाद जो भी डिसइल्यूजन आया, शांति फैली, आध्यात्मिक खोज, ये सारे इनके थीम थे। इसी पे ये अपने प्लेस वगैरह लिखते थे, इसी पे अपने वो पेंटिंग वगैरह बनाते थे। और अक्सर इनकी राइटिंग में तनाव, दुख, एंग्स्ट का माहौल होता था, एटमॉस्फेयर होता था। समझ में आया ना। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे आपने, थीमेटिक फोकस। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो एक्सप्रेशनिज्म था, जो एक्सप्रेशनिज्म का लिटरेचर पे भी गहरा प्रभाव था। आर्ट पे तो था ही, आर्ट का मैंने समझाया यहाँ पे, ये सब आर्ट का मैं समझा रही थी। आर्ट पे तो था ही, लिटरेचर पे भी गहरा प्रभाव था एक्सप्रेशनिज्म का, स्पेशली किसमें, ड्रामा में, ड्रामा एंड पोइट्री में।
यानी कि जो एक्सप्रेशनिस्ट राइटर होते थे वो अपने ड्रामा जब लिखते थे तो एक्सप्रेशनिस्ट वे में लिखते थे, पोइट्री लिखते थे तो एक्सप्रेशनिस्ट वे में लिखते थे। तो जो एक्सप्रेशनिज्म का ना लिटरेचर में भी गहरा प्रभाव था, स्पेशली कहाँ पे, ड्रामा में आपको देखने को मिलेगा, पोइट्री में देखने को मिलेगा। इनकी स्टाइल कैसी रहती थी, अब हम लिटरेचर में आ गए हैं। इनकी स्टाइल ना टेलीग्राफिक स्टाइल होती थी। कैसी स्टाइल होती थी, टेलीग्राफिक स्टाइल होती थी। टेलीग्राफिक स्टाइल मतलब डायलॉग होते थे इसमें। डायलॉग कैसे होते थे, एब्रप्ट होते थे, अचानक से, और नॉन रियलिस्टिक चीज़ें होती थी, ठीक है, नॉन रियलिस्टिक चीज़ें होती थी। एंड हाईली फ्रेगमेंटेड मतलब खंडित चीज़ें होती थी। एम्फेसाइजिंग इमोशनल आउटब्रश रादर दैन लॉजिकल कॉन्वर, इसमें भी इमोशनल चीज़ों पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था, लॉजिकल कॉन्वर्सेशन पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता था, जो ड्रामा या पोइट्री में जो एक्सप्रेशनिस्ट जो एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते थे, ठीक है। यानी कि ये तार्किक बातचीत के बजाय इमोशनल आउटब्रस्ट पे जोर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कैरेक्टर है, बहुत छोटा अधूरा सेंटेंस बोल रहा है और कैरेक्टर के अंदर डर या बेचैनी को दिखा रहा है। जैसे कोई कैरेक्टर है धीरे धीरे थोड़ा कम सेंटेंस बोल रहा है या डर के कोई सेंटेंस बोल रहा है, तो आपको क्या फील होगा, ये कैरेक्टर डरा हुआ है या तो बेचैनी इसके अंदर है कुछ, जो ये पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा। तो इस तरह का सेंटेंस, इस तरह के डायलॉग यूज़ होते थे, ठीक है। यानी कि टेलीग्राफिक स्टाइल होती थी। ये ध्यान रखना, स्टैक्टो डायलॉग होते थे, ये आपने ध्यान रखना है। अब्स्ट्रैक्शन एंड टाइपिफिकेशन, ये भी याद रखना। यहाँ पे क्या होता था, अभी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दे रही, तो पूरा हम समझ रहे हैं क्या होता है एक्सप्रेशनिज्म, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्शन एंड टाइपिफिकेशन भी है। यानी कि कैरेक्टर जो ड्रामा में या पोइट्री में, ड्रामा में जो कैरेक्टर होते थे, जैसे कैरेक्टर को ना पर्सनल नाम या उनके कोई क्वालिटीज़ कम दिए जाते थे। जैसे कि कैरेक्टर्स आर ऑफन स्ट्रिप्ड ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड्स एंड बिकम टाइप्स, ठीक है। मतलब कैरेक्टर को ना उनका पर्सनल नाम या कोई क्वालिटीज़ कम दिया जाता था। वे अक्सर क्या होते थे, जो भी सामाजिक उनको भूमिकाएं मिलती थी, जो अब्स्ट्रैक्ट थॉट का रिप्रेजेंट करने वाले प्रकार टाइप बन जाते थे। जैसे कि द फादर, द बेगर, द मैन रिप्रेजेंट सोशल रोल्स या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। यानी जैसे ये मैं ड्रामा की बात कर रही हूँ, तो ड्रामा में ऐसा यूज़ करते थे। जैसे कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर को हम पर्सनल उनका नाम से नहीं जानते थे, या उनका पर्सनल कोई नाम हो या कोई क्वालिटीज़ दे दिया जाते थे, नहीं। जैसे समाज की भूमिकाएं जो वो रोल निभा रहे हैं या जो अब्स्ट्रैक्ट थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी टाइप के वो बन जाते थे, उसी टाइप का हम जानते थे। जैसे कोई भिखारी का रोल कर रहा है, वो, अब हम जब भी उस पर्सन को देखेंगे तो हमको लगेगा कि वो भिखारी है, मतलब उसको उसी नज़र से देखेंगे। वो कुछ इस तरह का ट्रेड उसको मिल जाता था। जैसे कोई आदमी औरत का रोल कर रहा है ना, लेकिन सिर्फ रोल कर रहा है, सामाजिक वो रोल्स निभा रहा है, तो हम ना उसके हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा कि हाँ ये औरत है। कुछ इस तरह के इनको मिल जाती थी टाइप्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक्सटैक्टिक लिरिसिज्म, ये ध्यान रखना है, स्पेशली इन पोइट्री। अब पोइट्री की बात हो रही है। अ रॉ हिम लाइक इंटेंसिटी इज यूज टू कन्वे मिस्टिकल ऑफ फ्रेंजाइड इमोशन। अच्छा, पोइट्री में कैसे इमोशन को दिखाया जाता था, तो पोइट्री में इमोशन को दिखाने के लिए एक कच्ची भजन जैसी, यानी कि हिम लाइक तीव्रता का यूज़ किया जाता था। यानी कि पोइट्री अगर वहाँ पे भी इमोशन को दिखाना है, इंटरनल चीज़ों को दिखाना है, तो ये लोग क्या करते थे ना, कुछ हिम लाइक भजन जैसी पोइट्री लिखते थे, जो अक्सर कैसी होती थी, मिस्टिकल होती थी। मिस्टिकल यानी कि रहस्यवादी होती थी या फेरेंजाइड होती थी, इन भावनाओं को दिखाती थी। तो पोइट्री भी अगर इमोशन को व्यक्त करने के लिए पोइट्री को भी हिम लाइक लिखते थे, यानी कि भजन जैसा लिखते थे, ताकि पता चल जाए अगर एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ वो लोग करते थे तो। समझ में आया? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। थीम था, जैसे कि कॉमन थीम है, एंजाइटी है, डिस्पेयर है, एलिनेशन है, ट्रॉमा ऑफ वॉर है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर, ये मैंने ऊपर बता ही दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेजर ग्रुप्स एंड आर्टिस्ट। एक्सप्रेशनिज्म के कुछ मेजर ग्रुप्स हैं और आर्टिस्ट हैं, ये देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे इन्होंने उठाया है एलिनेशन पे, जैसे राइटर ने उठा लिया अपना ड्रामा, उन्होंने लिखा एलिनेशन पे। तो एलिनेशन में क्या दिखाया जाएगा कि पर्सन का समाज से और अपने आप से कटा हुआ फील करना, है ना, समाज से और अपने आप से कटा हुआ फील, एकदम कटा फील करना, ये एलिनेशन का हो गया। ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टर के बीच में क्या होगा, बहुत कम बातचीत होगी जब इस तरह का एक्सप्रेशनिज्म यूज़ किया जाएगा।
क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब मशीनी जीवन और पूंजीवाद का जो भी प्रभाव पर जोर देना। मतलब उनके क्या, ये लोग क्या करेंगे ना, अपनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की आलोचना करेंगे, जैसे कि यूजिन ओनील ने किया था हैरी ऐप में। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं कुछ मेजर ग्रुप्स एंड आर्टिस्ट हैं, राइटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से। अभी मैं लास्ट में एक कंक्लूजन दूंगी, बस उतना ही याद रखना है, ज़्यादा मतलब इसमें याद नहीं रखना है, बस जो ज़रूरी है वही याद रखना है। तो सबसे पहले जो राइटर हैं, सबसे पहले जो आपके मेजर ग्रुप्स एंड आर्टिस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हैं आपके फ्रांज काफ्का। इनका नाम याद रखना, फ्रांज काफ्का। ये चेक ऑस्ट्रियाई हैं। ठीक है, ये किस पे फोकस करते हैं, ये प्रोज पे फोकस करते हैं, स्पेशली नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज में ये अपने एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा प्रभाव अगर बात करेंगे, फ्रांज काफ्का इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर एसोसिएटेड विद एक्सप्रेशनिज्म। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है 4 राइटर रख दें, 4 आर्टिस्ट का रख दें, अब पूछ लिया जाए कौन से इसमें से एक्सप्रेशनिज्म से बिलोंग रखते हैं या नहीं, एसोसिएट हैं कि नहीं, इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो इनको याद रखना, फ्रांज काफ्का, ये नाम याद रखना, भूलना नहीं, ये एक्सप्रेशनिज्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, काफ्का को ना एक्सप्रेशनिज्म से जुड़ा सबसे प्रभावशाली पर्सन माना जाता है। भले इन्होंने खुद को कभी फॉर्मली रूप से एक्सप्रेशनिस्ट नहीं कहा है, लेकिन तब भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इनकी जो राइटिंग है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनकी राइटिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी देखने को मिलता है, एलिनेशन, यानी कि जब ये अपने नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरी में एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी ये देखने को मिलता है, यानी कि जो नौकरशाही की निरर्थकता है ये देखने को मिलता है, एलिनेशन देखने को मिलता है, अलगाव, गिल्ट देखने को मिलता है, अपराधबोध, एंजाइटी देखने को मिलती है। मतलब ये सारी थीम है इनके नॉवल और शॉर्ट स्टोरी लिखने के। एंड एग्जिस्टेंशियल ड्रेड देखने को मिलता है, यानी कि अस्तित्व का डर। ये सारी चीज़ें इनके देखने को मिलती है इनके वर्क में साफ साफ। ये सारे सेंट्रल टू एक्सप्रेशनिस्ट थॉट। ठीक है, तो एक्सप्रेशनिज्म से जुड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें इन अपने वर्क में ये यूज़ करते हैं। इनके की वर्क्स कौन से हैं, तो ये याद रखना, पहला है द मेटामॉर्फोसिस, जो एक्सप्रेशनिज्म इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, दूसरा है द ट्रायल, तीसरा है द काशल, ये याद रखना है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इसमें एक हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक विशाल कीड़े में बदल जाता है, जो क्या दिखाता है, एलिनेशन और अकेलेपन का सिंबलाइज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल में जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको एक ऐसे गिल्ट के लिए, एक ऐसे क्राइम के लिए सजा दी जाती है जो उसे पता ही नहीं है। तो ये अदृश्य और जटिल जो सत्ता प्रणाली है इसका सिंबलाइज है। काशल भी याद रखना, कैशल, ठीक है, कैशल को भी याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तीनों में ना कहीं एक्सप्रेशनिज्म यूज़ हुआ है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्रेशनिज्म कौन से प्ले में यूज़ हुआ है, ये भी पूछ सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे अगर हम, तो जो काफ्का है, काफ्का की जो कहानियाँ होती थी ना, काफ्का की कहानियाँ, ध्यान रखना, एकदम दिव्य सपने जैसी दुनिया को पेश करती है, यानी कि एकदम सपना जैसा। काफ्का फिक्शन प्रेजेंट अ नाइटमेरिश वर्ल्ड वेयर द इंडिविजुअल्स आर ट्रैप्ड इन इनकॉम्प्रिहेंसिबल सिस्टम ऑफ पावर सिम्बलाइजिंग द मॉडर्न ह्यूमन कंडीशन। ये ध्यान रखना है। मतलब काफ्का है, काफ्का की जो कहानियाँ, ये अपने वर्क में जो कहानियों का यूज़ करते हैं ना, ये नाइटमेरिश वर्ल्ड को यूज़ करते हैं। मतलब जैसे दिव्य स्वप्न नहीं होता है, सेम वैसे ही दुनिया को पेश करते हैं, जहाँ पर्सन पावर की इनकॉम्प्रिहेंसिबल प्रणालियों में फंसा होता है। तो ये सारी पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है, मेन चीज़ें याद रखनी है जहाँ मैंने पॉइंट किया है। दूसरे राइटर पे आ जाएंगे, दूसरे आर्टिस्ट पे आ जाएंगे। तो दूसरा कौन है, ये नाम याद रखना, जॉर्ज कैशर। ये जर्मन के हैं, जॉर्ज कैशर। ठीक है, और प्राइमरी फोकस की बात करेंगे तो ये ड्रामा में लिखते हैं, स्पेशली ये प्ले राइट हैं। तो ये प्ले राइट हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके लिटरेचर में आ जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये क्या थे, ये प्रोज है, ये भी राइटर ही थे। चलो, तो ये ड्रामा में लिखते हैं। ठीक है, प्राइमरी फोकस इनका किस पे था, ड्रामा पे था, और ये प्ले राइट है। तो जॉर्ज कैसर वाज अ पॉइनियर ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ये पॉइंट याद रखना बच्चे। अगर पूछा जाए कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के पॉइनियर किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज कैसर को कहा जाता है। जॉर्ज कैसर को एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के पॉइनियर माने जाते हैं। ठीक है, स्पेशली कंसर्न विद द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड मैकेनाइज्ड
सोसाइटी। तो ये ध्यान रखना, ये किस लिए जाने जाते हैं, स्पेशली इनकी जो थीम है, इन्होंने स्पेशली जो औद्योगिक पूंजीवाद है, एकदम हिंदी में बता रही हूँ, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है और मशीनीकृत समाज के मानवीय प्रभाव की आलोचना करने के लिए किया। मतलब अपने वर्क में ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इसकी क्रिटिसाइज करते हैं अपने वर्क में, ठीक है। मेजर वर्क्स की बात करेंगे, फ्रॉम मॉर्न टू मिडनाइट, ये उनका वर्क है, एंड द गैस ट्रायलॉजी, गैस फर्स्ट एंड गैस सेकेंड। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ये सारे उसी में आ जाएंगे, आपके एक्सप्रेशनिज्म में ही आ जाएंगे, सारा यूज हुआ है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो हिज प्लेज रिजेक्ट रियलिज्म एंड फोकस ऑन सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स, क्रिटिक मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रिजेक्ट करते हैं किस चीज़ को, रियलिज्म को। इनके प्लेज में कहीं पे भी आपको रियलिज्म नहीं दिखाई देगा, यानी कि रियलिटी कहीं नहीं रहेगी, ये रियलिटी को रिजेक्ट करते हैं। और ये एंड फोकस किस पे फोकस करते हैं, सिम्बॉलिक कैरेक्टर्स पर, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे अर्नेस्ट टॉलर। अर्नेस्ट टॉलर ये भी जर्मन के हैं। प्राइमरी फोकस की बात करेंगे, ड्रामा, पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरी प्लेज ये लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अर्नेस्ट टॉलर इज नोन फॉर पॉलिटिकली चार्ज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ये आपने ध्यान रखना है। जो अर्नेस्ट टॉलर है, टॉलर डीपली इन्फ्लुएंस बाय रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड सोशल अनरेस्ट फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सामाजिक जो अशांति थी, जो क्रांतिकारी विचारों से गहरे प्रभावित थे ये अर्नेस्ट टॉलर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इनका जो वर्क है, मेजर वर्क है, मैन एंड द मैसेज, ये मेजर वर्क है जो इसमें देखने को मिलेगा। ये फोकस किस पे करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इनका जो प्ले है वो इंडिविजुअल कॉन्शियस और मास मूवमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को पता लगाना है, ठीक है। तो ये इसी पे अपने प्लेस को लिखते हैं। हिज प्लेज एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियस एंड मास मूवमेंट, इसका पता लगाना रहता है, ठीक है। सामाजिक अन्याय, क्रांतिकारी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाना है, इनके प्ले में ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। सोशल इनजस्टिस, रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। नेक्स्ट पे आ जाएंगे जॉर्ज ट्रॉकल, ये ऑस्ट्रियन है। प्राइमरी फोकस ये पोइट्री लिखते हैं, पोइट्री में इन्होंने लिखा है, जॉर्ज ट्रॉकल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशनिस्ट पोएट हुज वर्क इज मार्क्ड बाय मेलनकली, डिस्पेयर, डीके, इंटेंस कलर इमेजरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पोइट्री लिखते हैं और ये पोइट्री में एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ करते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जॉर्ज ट्रॉकल जो है ये ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशनिस्ट पोएट्स में से एक थे, ठीक है। इनकी थीम क्या थी, तो इनकी थीम थी, इनके वर्क में ना मेलनकली दिखाई देता है, मतलब इनके वर्क आप देखोगे ना, ये मेलनकली पे लिखते हैं। उदासी देखने को मिलेगी, डिस्पेयर देखने को मिलेगा, निराशा, डीके देखने को मिलेगा, पतन देखने को मिलेगा, एंड इंटेंस कलर इमेजरी, तीव्र रंगों की कल्पना, ये सारी चीज़ें इनके वर्क में देखने को मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इनका थीम है, मतलब इस पे ये लिखते हैं अपनी पोइट्री। मेजर वर्क क्या है, ग्रोडक, ये इनका मेजर वर्क है ग्रोडक, और पोएम्स पास्थुमस कलेक्शन है ये इनका, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, एक मिनट, सिग्निफिकेंस की बात अगर हम करेंगे तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इस पोइट्री रिफ्लेक्ट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन एंड द स्पिरिचुअल कोलैप्स ऑफ यूरोपियन ड्यूरिंग वॉर टाइम। अगर इनकी सिग्निफिकेंस, तो इनकी जो पोइट्री है वो युद्ध के समय यूरोप में जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ था, आध्यात्मिक विनाश को दिखाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम गॉटफ्रीड बेन, ये जर्मन के हैं, गॉटफ्रीड बेन, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये जर्मन के हैं, ध्यान रखना है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, इनका प्राइमरी फोकस के पोइट्री एंड प्रोज दोनों पे, ये दोनों लिखते हैं। गॉटफ्रीड बेन अर्ली राइटिंग शॉकिंगली फोकस ऑन बायोलॉजिकल डीके, अर्बन पैथोलॉजी, डेथ एंड निहिलिज्म, ब्रेकिंग ऑल पोएटिक कन्वेंशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो गॉटफ्रीड बेन है, जो आपके गॉटफ्रीड बेन है, इनकी जो थीम है, मतलब ये अपने वर्क किस पे लिखते थे, इनकी जो अर्ली राइटिंग है, जैसे कि इन्होंने बायोलॉजिकल डीके पे लिखा, जैविक जो क्षय होती है, अर्बन पैथोलॉजी पे इन्होंने लिखा, डेथ और निहिलिज्म पर सेंटर्ड है इनके वर्क। निहिलिज्म मतलब शून्यवाद पर, जो पोएटिक परंपराओं को तोड़ती है, तो ये ध्यान रखना है। मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मॉर्ग साइकिल ऑफ पोएम्स, ये इनका वर्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इन्होंने बहुत ही हार्श सिनिकल स्टाइल का बीड़ा उठाया था, जिसने मॉडर्न शहरी जीवन की क्रूरता, खालीपन को दिखाया अपने वर्क में। नेक्स्ट पे आएंगे अल्फ्रेड डॉबलिन, ये जर्मन के हैं, ठीक है। अल्फ्रेड डॉबलिन ये कहाँ के हैं, ये जर्मन के हैं। और प्राइमरी फोकस इनका प्रोज यानी कि स्पेशली नॉवल ये लिखते हैं।
एंड अल्फ्रेड डॉबलिन इंट्रोड्यूस सिनेमेटिक मोंटेज टेक्निक इनटू फिक्शन टू पोर्ट्रे द फ्रेगमेंटेशन एंड क्योस ऑफ मेट्रोपॉलिटन लाइफ। तो इनका ध्यान रखना है, अल्फ्रेड डॉबलिन जो है ये महानगरीय जीवन के फ्रेगमेंटेशन और अराजकता को दिखाते हैं अपने प्ले में, अपने फिक्शन में। फिक्शन में कैसे दिखाते हैं? सिनेमैटिक मोन्टाज टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिनेमैटिक मोन्टाज टेक्निक का यूज़ करते हैं अपने फिक्शन में, अपने नॉवल में ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका मेजर वर्क क्या है? बर्लिन। इनका मेजर वर्क है बर्लिन, अलेक्जेंडर प्लाज्ड, ये ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, द नॉवल इज लैंडमार्क ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट प्रोज ब्लेंडिंग साइकोलॉजी, सोशल रियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव मेथड्स। तो ये ध्यान रखना है, ये नॉवल जो है ना, इनका जो नॉवल है, ये नॉवल ना एक्सप्रेशनिस्ट जो प्रोज है उसका मील का पत्थर है, ये लैंडमार्क है। ये जो नॉवल है ये एक्सप्रेशनिस्ट प्रोज का लैंडमार्क है, जो सीधे साइकोलॉजिकल, सोशल रियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव मेथड को एक साथ मिलाता है। तो ये नाम याद रखना है। तीसरे पे आ जाएंगे हम, तीसरा नहीं है, ये सातवां है शायद। एल्स लॉस्कर सूलर। एल्स लॉस्कर सूलर ये जर्मन के हैं, आई थिंक ये फीमेल है। प्राइमरी फोकस, ये पोइट्री लिखती हैं। तो एल्स लॉस्कर सूलर इज़ नोन फॉर हाईली लिरिकल, मिस्टिकल एंड इमेजिनेटिव पोइट्री ऑफन ब्लेंडिंग एक्सप्रेशनिस्ट इंटेंसिव विद जूइश आइडेंटिटी एंड सिम्बॉलिज्म। ये जितने वर्क मैंने राइटर बताए हैं, जितने भी वर्क मैंने बताया ना, ये सारे वर्क को याद रखना है, और ये सारे वर्क में एक्सप्रेशनिज्म यूज़ हुआ है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इन्होंने एलिमेंट्स को उसका यूज़ किया है, एक्सप्रेशनिज्म जो एलिमेंट है वो इसका यूज़ इन्होंने किया है। तो क्वेश्चन चार पाँच ऐसे वर्क पूछ लिए जाएंगे कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो याद रखना है, ये अपने प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद हो जाएगा। खैर मुझे भी थ्योरी का मेरा पूरा ध्यान है थ्योरी कंप्लीट कराना, बस चाहे जैसे मैराथन दूँ चाहे कुछ भी दूँ, आपको करना है तो आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर आपने पहले कहीं पढ़ लिया है स्किप भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं वो तो देखेंगे ही। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। अच्छा, इनका एक चीज़ याद रखना, एल्स लॉस्कर सूलर का, इनकी जो थीम है, मतलब ये अपने वर्क कैसे लिखती थी, ये जानी जाती हैं हाईली लिरिकल के लिए, मिस्टिकल के लिए, इमेजिनेटिव पोइट्री के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ये अक्सर क्या करती हैं, ये अक्सर एक्सप्रेशनिस्ट इंटेंसिटी को जूइश आइडेंटिटी एंड सिम्बॉलिज्म के साथ मिलाती हैं जब भी ये वर्क लिखती हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो हिज वर्क स्टैंड आउट फॉर इट्स इमोशन रिचनेस। इनका जो वर्क है ना वो भावनात्मक समृद्धि, सपना जैसी कल्पना, पर्सनल मिथक, इन सारी चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट है। अब हम आ जाते हैं 8 नंबर पे, यूजीन ओनील। ये अमेरिकन है, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, पढ़ लिए हैं। अब ये आप कैसे जानते हैं, क्योंकि एलटी में है, ये एलटी में यूजीन ओनील है ना, आपके प्रोज एंड फिक्शन में है, इसलिए आपने इनको अच्छे तरह से जान गए हो। बाकी तो और कोई नहीं है, बाकी तो आपको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि एक्सप्रेशनिज्म में आ गए हैं। तो यूजीन ओनील को याद रखना, अमेरिकन है ये। और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे, प्राइमरी फोकस है इनका ड्रामा पे, ड्रामा में इन्होंने एक्सप्रेशनिज्म का यूज़ किया है। यूजीन ओनील इंट्रोड्यूस एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक इनटू अमेरिकन थिएटर यूजिंग मास्क, सिम्बॉलिज्म एंड सब्जेक्टिव स्टेज डिज़ाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया है, यूजीन ओनील ने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक को इन्होंने अमेरिकन थिएटर में यूज़ किया है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा अगर बनना रहेगा तो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक को इन्होंने अपने अमेरिकन थिएटर में, अपने अमेरिकी संदर्भ में अपनाया, ताकि क्यों ताकि पहचान, अलगाव और आधुनिक मनुष्य का जो मशीनीकरण है उसका पता लगाया जा सके। समझ में आया? तो इनका मेजर वर्क्स है, हैरी ऐप में इन्होंने यूज़ किया है एंड एम्परर जोन्स में इन्होंने यूज़ किया है एक्सप्रेशनिज्म का। ठीक है, आज सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये भी याद रखना है। He adapted European expressionism to explore the identity, alienation, machinization of modern man and American context जो मैंने अभी बताया। एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूजीन ओनील है ना, ये अमेरिकी थिएटर में एक्सप्रेशनिस्ट जो टेक्निक है इसका यूज़ किया। जैसे इन्होंने मास्क का यूज़ करना, मास्क का, और इन्होंने सिम्बॉलिज्म और सब्जेक्टिव स्टेज डिज़ाइन का यूज़ करना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेजर वर्क मैंने बता ही दिया है यहाँ पे, हैरी ऐप है, एम्परर जोन्स है, दोनों में एक्सप्रेशनिज्म देखने को मिलता है। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इफ़ आस्क हु ब्रॉट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु ब्रॉट एक्सप्रेशनिज्म टू अमेरिकन ड्रामा। एक्सप्रेशनिज्म को अमेरिकन ड्रामा में किसने लाया? मैंने भी बताया, जस्ट अभी बताया ना, कि इन्होंने यूरोपियन एक्सप्रेशनिज्म को क्या किया है, यहाँ पे है शायद, इन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक को अमेरिकन थिएटर में मिला दिया।
ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक को अमेरिकी संदर्भ में अपनाया, उसमें यूज़ किया, मास का यूज़ करना, सिम्बॉलिज्म का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि एक्सप्रेशनिज्म को अमेरिकन ड्रामा में किसने लाया, तो यूजीन ओनील ने लाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से सरेलिज्म स्टार्ट हो गया है, तो इसको भी इसी में पढ़ा दूँ, थोड़ा सा हम समझेंगे, बाकी हम आ जाएंगे मेजर कैरेक्टर पे, ठीक है, मेजर फिगर पे आ जाएंगे, थोड़ा सा सरेलिज्म समझेंगे बस, ज़्यादा नहीं। तो ये था भाई आपके एक्सप्रेशनिज्म, सिंपल है, मैंने बताया एक्सप्रेशनिज्म वही है, यहीं पे एंड होता है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म वही है जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो गए चाहे वो कैरेक्टर हो गए, उनकी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के इंटरनल इमोशन, उसका सोचा साइकोलॉजिकल इमोशन, इंटरनल इमोशन जो है उसको दिखाया जाता है, उसी के बेसिस पे पूरी कहानी चलती है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, एंड सरेलिज्म को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आ जाते हैं सरेलिज्म को पढ़ लेते हैं। देखिए सरेलिज्म जो है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अतिवास्तववाद। अतिवास्तववाद। और एक्सप्रेशनिज्म का मैंने बता ही दिया था, एक्सप्रेशनिज्म के बारे में, ठीक है। अतिवास्तववाद, अतिवास्तववाद। देखिए जो सरेलिज्म है ना, ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कल्चरल मूवमेंट था, एक ऐसा रिवोल्यूशनरी कल्चरल मूवमेंट था जो 1920 के दशक में कहाँ स्टार्ट हुआ, पेरिस, फ्रांस, इन द 1920s। ठीक है, सरेलिज्म ये एक रेवोल्यूशनरी कल्चरल मूवमेंट था, एक क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन था जो 1920 के दशक में पेरिस, फ्रांस में शुरू हुआ। और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट की, मतलब जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना, उसके बाद दुनिया में ना डिसइल्यूजनमेंट आ गया था। डिसइल्यूजनमेंट मतलब मोह भंग हो गया था दुनिया का, लोगों से निराशा आ गई थी, और जो रैशनैलिटी थी उससे भी मोह भंग, यानी कि रैशनल चीज़ें, तर्क चीज़ें, इन सारी चीज़ों से सबका मोह भंग हो गया था, डिसइल्यूजन हो गया था। ठीक है, तो इन्हीं के बाद ये विकसित हुआ, मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद निराशा और रैशनैलिटी से डिसइल्यूजन के बाद ये मूवमेंट विकसित हुआ। और ये सीधे तौर पर इससे पहले के जो आर्ट विरोधी मूवमेंट था, जिसे हम डाडाइज्म कहते हैं, ये आर्ट विरोधी मूवमेंट है, एंटी आर्ट मूवमेंट है ये डाडाइज्म। ठीक है, इसी से विकसित हुआ ये सरेलिज्म। समझ में आया? तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। सरेलिज्म क्या है? ये एक रेवोल्यूशनरी कल्चरल मूवमेंट है। कहाँ शुरू हुआ था? पेरिस एंड फ्रांस में। कब शुरू हुआ था? 1920s, 1920 के दशक में शुरू हुआ था। और कैसे शुरू हुआ? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद लोगों में निराशा आ गई, और जो रेशनल चीज़ें हैं, रेशनल मतलब तर्क वितर्क से लोगों का मोह भंग हो गया। उसके बाद ये मूवमेंट आया, और सीधे तौर पर ये एंटी आर्ट मूवमेंट डाडाइज्म से विकसित हुआ था। ये ध्यान रखना है, जो दादावाद थे डाडाइज्म से विकसित हुआ। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे कोर फिलॉसफी एंड फोकस। इनका लक्ष्य क्या था? ये जो सरेलिज्म था, इसका मतलब क्या, मतलब इसका लक्ष्य क्या था, क्या करना था? जानते हो इसका लक्ष्य क्या था? जैसे एक्सप्रेशनिज्म का लक्ष्य ये था, मैंने ऊपर बताया भी, एक्सप्रेशनिज्म का लक्ष्य यही था कि बाहरी दुनिया को नहीं दिखाना है, कैरेक्टर के इंटरनल जो चीज़ें हैं, इंटरनल इमोशन चीज़ों को दिखाना, वो था। इसका क्या था सरेलिज्म का? इस मूवमेंट का लक्ष्य ये था कि जो सपना है, ड्रीम एंड रियलिटी इनटू एन एब्सोल्यूट रियलिटी या सुपर रियलिटी सरेलिटी, मतलब जो सपना है और वास्तविकता, यानी कि जो सपना है और जो रियलिटी है, रियलिटी की पहले से जो भी सिचुएशन है वो एक एब्सोल्यूट रियलिटी यानी कि एक सुपर रियलिटी में बदलना था। समझ में आया? जहाँ पे थॉट और लैंग्वेज के बीच एक रीजन आता ना, रीजन को हटा देना था। नहीं समझ में आ गया? थोड़ा इजी वे में समझते हैं इसको, अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है सरेलिज्म। सरेलिज्म, ध्यान रखना, एक ऐसी कला है ना जो सपने, अनकॉन्शियस माइंड और कल्पना की दुनिया को दिखाती है। ठीक है, सिंपली जैसे इसमें सरेलिज्म में आप क्या देखोगे? सपना, अनकॉन्शियस माइंड और कल्पना की दुनिया को दिखाती है। इसमें जो तर्क है, इसमें ना लॉजिक और रूल बेकार होते हैं। इसमें कहीं लॉजिक नहीं आएगा, कहीं रूल नहीं मिलेगा। इसमें बस सपने, कल्पना की असली और महान चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। इसमें जानते हो क्या करते हैं लोग?
जैसे कोई कलाकार है, इसमें बहुत अजीब, बेतुकी या इम्पॉसिबल चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, ठीक है। जैसे उड़ते हैं, अगर मैंने बता दिया, जैसे वहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो अपना आर्ट बना रहा है, देखिए ये भी आर्ट का ही है, वो अपना आर्ट बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है। मैं भी समझा दे रही हूँ एकदम ईजी वे में। जैसे कोई आर्टिस्ट है और उसने अपना आर्ट बनाया, आर्ट मीन्स उन्होंने क्या बनाया, पेंटिंग्स बनाया। अब पेंटिंग्स में इन्होंने क्या बनाया, जैसे पिघलती हुई घड़ियाँ, एक घड़ी है, ये घड़ी है और ये कैसे हो रही है, पिघल रही है। कुछ इस तरह की पेंटिंग आपको दिखाई दी, आपने पिघलना देख लिया, ये सीधा आपने इस घड़ी का सीन देखा ना, पेंटिंग देखा और घड़ी कैसी है, पिघल रही है। तो ये सीधा जब आप इसे देखोगे ना तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सीधा चली जाएगी, आपके अचेतन मन में जाके छप जाएगी और तुरंत आपके अचेतन मन से ये आवाज़ आएगी कि घड़ी का पिघलना मीन्स टाइम जा रहा है, टाइम का पिघलना यानी कि टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे लॉजिक नहीं आया, आप लॉजिक को तुरंत हटा दोगे, लॉजिक कहीं बीच में नहीं लेके आओगे, तुरंत आपके अनकॉन्शियस माइंड में यही चीज़ें आएंगी, आप लॉजिक को बीच में नहीं सोचोगे। जैसे आप कोई सपना देख रहे हो, जब तक सपना देख रहे हो तब तक आपको रियल लगेगी चीज़ें, लेकिन जैसे ही उठ के बैठ गए आप, तो वहाँ पे तुरंत आप क्या करोगे, लॉजिक को ले आओगे। तो लॉजिक जब आएगा बीच में तो आप कहोगे ये तो सपना था, सपना, वो लॉजिक लाना ही नहीं है, उसी सपने को हकीकत मान लेना, बस वही है आपका सरेलिज्म। सपना और कल्पना वही है, वहाँ पे ना आपको ना तर्क है ना कोई नियम है, एकदम अजीब, बेतुकी, इम्पॉसिबल चीज़ों को एक साथ मिलाकर दिखाते हैं ये आर्टिस्ट। जैसे कोई पत्थर उड़ रहा है, जैसे ऐसा कोई पेंटिंग बना दिया जिसमें पत्थर उड़ रहा है। अब क्या पत्थर उड़ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन आर्टिस्ट ऐसे ही बना के दिखाएंगे ताकि आपके सीधा आपके अनकॉन्शियस माइंड में छप जाए जाके। पिघलती हुई घड़ी, ये ऐसा क्यों करते हैं, जानबूझ के ऐसा करना, ऐसा क्यों करते हैं, ये जानबूझकर इस तरह दिखाते हैं, उड़ते हुए पत्थर दिखाना, पिघलती हुई घड़ियाँ दिखाना। ऐसा ये अक्सर ना ऑटोमेटिक राइटिंग जैसे तकनीकें अपनाते हैं ताकि दिमाग को सोचना ना पड़े और सीधे वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक थॉट आ जाए। जैसे पिघलती हुई घड़ी का आप जैसे ही सीन देखोगे, ये डायरेक्ट आप सोचोगे नहीं इसका मतलब क्या होता है, आपके तुरंत अनकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा, चला जाएगा। अब वहाँ से तुरंत आवाज़ ये आएगी कि पिघलती हुई घड़ियाँ मीन्स समय जा रहा है ना। मतलब वहाँ पे आपको आपके दिमाग को सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक थॉट आ जाएगा। ये होता है आपका सरेलिज्म। बस इतना ध्यान रखना, जो आपके सपने, अचेतन मन और कल्पना की दुनिया को दिखाता है। एक ऐसी कला है जो आपका सपना, आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जो आपके सपने में क्या चल रहा है, आपकी कल्पना, उसको दिखाता है। इसमें कहीं पे भी लॉजिक और रूल इसमें कहीं नहीं है। ये होती है आपकी सरेलिज्म। समझ में आया? चलिए समझते हैं। और तो मैंने अभी बताया यहाँ तक बता दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मूवमेंट है ना सरेलिज्म, ये इंस्पायर किससे है, तो हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइको एनालिटिकल थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्रायड कंसर्निंग द अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स एंड रिप्रेस्ड डिज़ायर। तो ये किससे इंस्पायर है, ये जो सरेलिज्म है, तो ये ध्यान रखना, ये मूवमेंट ना सिगमंड फ्रायड का एक साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। फ्रायड ने अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स और रिप्रेस्ड डिज़ायर के बारे में बताया, तो इससे ज़्यादा ही सरेलिज्म ज़्यादा प्रभावित है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अगर हम, तो मतलब अनकॉन्शियस माइंड में शक्ति का यूज़ करना ताकि कल्पना और क्रिएटिव को अनलॉक किया जा सके, क्योंकि उनका मानना था कि अनकॉन्शियस में एक बार अगर सुपीरियर रियलिटी छिपी ही होती, मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सुपर रियलिटी यानी कि बेहतर वास्तविकता छिपी ही रहती है, वहाँ पे कहीं पे झूठ नहीं रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, ड्रीम लाइक इमेजरी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं सरेलिज्म की। जैसे अगर पोएट यूज़ करते हैं तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपने वर्क या अपने पेंटिंग में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, द डिपिक्शन ऑफ इलॉजिकल, बिज़ारे, पैराडॉक्सिकल सीन्स दैट रिजेंबल द एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम और नाइटमेयर। समझ में आया? इसका यूज़ ऐसे करेंगे ना, एकदम इलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करेंगे, जो ड्रीम लाइक इमेजरी का यूज़ करेंगे, एकदम अतार्किक चीज़ें यूज़ करेंगे, बिज़ारे यानी कि एकदम विचित्र या विरोधाभासी सीन दिखाए जाएंगे, जो बिल्कुल कैसे लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो, जैसे कोई सपना चल रहा है या कोई नाइटमेयर है,
इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी जो रियल आपको लगेगी ही नहीं। अब भाई कहीं पत्थर उड़ सकता है, अब उड़ते हुए पत्थर को दिखाना ये एक सपना ही तो है, इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ों को दिखा देना, ठीक है। तो ये चीज़ें ड्रीम लाइक इमेजरी को दिखाना। दूसरा यूज़ करते हैं जक्स्टापोजिशन का ये लोग। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ ड्रीम लाइक इमेजरी, जैसे रेगिस्तान में लटकते हुए या पिघलते हुए घड़ियों को दिखाना, यानी कि पिघलता हुआ समय, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। जक्स्टापोजिशन का ये लोग यूज़ करते हैं। तो जक्स्टापोजिशन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकॉन्ग्रुअस एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट अनएक्सपेक्टेड सेटिंग टू क्रिएट अनसेटलिंग एंड मिस्टीरियस इमेजरी। जैसे मैंने अभी बताया कि इन लोग इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ऐसी एलिमेंट्स का यूज़ ये लोग करेंगे, अनएक्सपेक्टेड सेटिंग में एक साथ मिला देते हैं। मतलब ऐसी चीज़ रहेगी या कोई ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो अनएक्सपेक्टेड सेटिंग के साथ मिलाया जाएगा, जो इम्पॉसिबल चीज़ें रहेंगी, जो समान तौर पर कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। भाई अब कोई पत्थर है उसको उड़ता हुआ दिखाया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कोई घड़ी है वो पिघल रही है, ऐसा हो सकता है क्या? ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये लोग दिखाते हैं। एकदम आपको ना ड्रीम लाइक लगेगा, एकदम ड्रीम लाइक इमेजरी रहेगी, ड्रीम रहेगा, नाइटमेयर की तरह लगेगा, इम्पॉसिबल चीज़ें। ऐसे ही होता है सरियलिज्म में, राइटर पेंट या आर्टिस्ट वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। मतलब इनका उद्देश्य क्या होता है? अजीब, परेशान करने वाली और रहस्यमय कल्पना बनाना होता है। जैसे पिघलने वाली घड़ियाँ, इस तरह का सीन बना देंगे, या एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा बना देंगे जो टोपी पहने हुए है और उसका चेहरा एक शेप से ढक देंगे, कुछ इस तरह, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगा, एकदम कैसा लगेगा, रहस्यमय लगेगा, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कहीं से भी कहीं भी कोई भी चीज़ों को लाके मिला देंगे। तो ये ध्यान रखना। ऑटोमेटिज्म, शाइकी ऑटोमेटिज्म, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ये लिटरेचर और शुरुआती पेंटिंग में यूज़ की जाने वाली एक टेक्निक थी। ये जो ऑटोमेटिज्म है, शाइकी ऑटोमेटिज्म है, ये एक टेक्निक है जो राइटिंग में यूज़ की जाती है और अर्ली पेंटिंग में यूज़ करते थे आर्टिस्ट। इसमें जो आर्टिस्ट है ना वो क्या करते थे, where the artist attempt to create without conscious control or rational thought, allowing the unconscious to express itself directly। तो इसमें जो आर्टिस्ट है, जो वो अपनी राइटिंग करते थे या अपनी पेंटिंग बनाते थे, तो उसमें कहीं पे भी कंट्रोल नहीं होता था, यानी कि जो जागरूक कंट्रोल है वो चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। वहाँ पे जो जागरूक नियंत्रण है या कोई रैशनल चीज़ें हैं या कोई लॉजिक थॉट है, उसके बिना ही वो अपनी राइटिंग या पेंटिंग करना कोशिश करते थे, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड को सीधे खुद को एक्सप्रेस करने की अनुमति मिलती थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इल्यूजनिस्टिक रियलिज्म, ये क्या होता है? मेनी सरियलिस्ट, बहुत सारे ऐसे सरियलिस्ट हैं तो बहुत सारे ऐसे सरियलिस्ट हैं जैसे कि आपके ये साल्वाडोर डाली, और ये आपकी ये हैं साल्वाडोर डॉली हैं और रेने मैग्रिट हैं। इन्होंने क्या किया, ये सारे सरियलिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इम्पॉसिबल और इरेशनल सीन को जब बनाया, मतलब कोई ऐसी पेंटिंग इन्होंने बनाई जो बहुत ही इम्पॉसिबल लगे, जिसमें रैशनल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तार्किक चीज़ें ही नहीं हैं और इम्पॉसिबल है। इसको लगभग बहुत बारीकी से इन्होंने पेंटिंग की, लगभग फोटोग्राफिक रियलिज्म का यूज़ किया इन्होंने। इनका उद्देश्य ये रहता था, इनका उद्देश्य ये दिखाना था कि असंभव चीज़ें भी रियल लग सकती हैं, जिससे रियलिटी और सपने के बीच की जो रेखा है वो धुंधली हो जाए, मतलब वहाँ पे कहीं पे भी लॉजिक ना रहे। ये इनका उद्देश्य होता था। मतलब ऐसी चीज़ें दिखा देना सरियलिज्म में, ऐसी पेंटिंग दिखा देना, ऐसी चीज़ें, असंभव चीज़ों को ऐसा दिखाना जो असंभव चीज़ें हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपको रियल लगे, और जिसमें रियल और सपने के बीच में जो रेखा है वो धुंधली हो जाए कि क्या रियल है क्या सपना है, क्या ये रियल है या सपना है। ये होता था सरियलिज्म, ठीक है। आ जाते हैं इनके कुछ मेजर फिगर एंड आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं, नाम याद रखना है इनका, आंद्रे ब्रेटन, ये फ्रेंच के हैं, आंद्रे ब्रेटन, ठीक है। इनका ये प्राइमरी फोकस, ये फाउंडर है, पोएट है, थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंद्रे ब्रेटन इज़ द फाउंडर एंड चीफ थ्योरिस्ट ऑफ सरियलिज्म। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आ सकता है ये कि आंद्रे ब्रेटन ये क्या है, ये फाउंडर हैं, चीफ थ्योरिस्ट हैं सरियलिज्म के। तो सरियलिज्म के ये फाउंडर भी हैं और चीफ थ्योरिस्ट भी हैं, संस्थापक भी हैं और मुख्य सिद्धांतकार भी माने जाते हैं, जिन्हें अक्सर पॉप ऑफ सरियलिज्म भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है पॉप ऑफ सरियलिज्म किसे कहा जाता है, तो आंद्रे ब्रेटन को कहा जाता है, ठीक है। इनका योगदान क्या रहा है ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने इस मूवमेंट का जो फिलॉसफी, जो आर्टिस्टिक दिशा प्रदान की है, और आर्ट और राइटिंग के थ्रू इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को मुक्त करने की
आंदोलन को लक्ष्य बताया है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड का जो मुक्त करने का इस मूवमेंट का लक्ष्य बताया है इन्होंने। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। खैर ये पॉइंट अपने ध्यान रखना जो मैंने अभी बताया है, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। सरियलिज्म क्या होता है, एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, उससे ये कब आया था, ये जो मूवमेंट था ये कब आया था, किस वजह से आया था, कौन से राइटर थे, कौन से राइटर के वर्क थे, ये इतने बात ध्यान रखना। इनका मेजर वर्क ध्यान रखना, द मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म 1924 में आया था इनका मेन वर्क, और दूसरा था नड्जा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द मैनिफेस्टो ऑफ सरियलिज्म ये मूवमेंट का ना ऑफिशियल मैनिफेस्टो माना जाता है, सरियलिज्म मूवमेंट का ऑफिशियल मैनिफेस्टो माना जाता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा था नड्जा। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इन्होंने फ्रायड का जो साइको एनालिसिस है, ठीक है, साइको एनालिसिस जो है फ्रायड का, एंड ड्रीम्स, चांस एंड ऑटोमेटिक राइटिंग, इस पे इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो फ्रूडियन साइको एनालिसिस था, यानी कि फ्रायड का जो मनोविश्लेषण था, यानी कि फ्रायड का जो साइको एनालिसिस था, ड्रीम्स था, चांस था, ऑटोमेटिक राइटिंग पर बेस्ड इन्होंने एक फॉर्मल मूवमेंट के रूप में सरियलिज्म को स्थापित किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इन्हीं पर बेस्ड था, ठीक है, फ्रायड का, ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे लुई एरागॉन, ये फ्रेंच के हैं, लुई एरागॉन। फोकस की बात करेंगे, पोएट भी है, एडिटर भी हैं, ठीक है। इनका लुई एरागॉन वाज अ को फाउंडर ऑफ द जनरल लिटरेचर विच लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर सरियलिज्म। हिज अर्ली राइटिंग इज अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग एंड ड्रीम लॉजिक प्रोज। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो लुई एरागॉन है बात करेंगे अगर हम, तो लुई एरागॉन ये लिटरेचर नामक एक मैगजीन है ना, उसके ये क्या थे, को फाउंडर थे, ठीक है, जनरल लिटरेचर के ये को फाउंडर थे, जिसने सरियलिज्म की नींव रखी, इन्होंने ही सरियलिज्म की नींव रखी थी, ग्राउंड वर्क, ये ध्यान रखना है। इनकी जो अर्ली राइटिंग है ना वो ऑटोमेटिक राइटिंग और ड्रीम लॉजिक प्रोज का एक प्रमुख उदाहरण है, तो ये ध्यान रखना है। इनका मेजर वर्क क्या है, पेरिस पीजेंट, ओके। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, मतलब इनका महत्व क्या है, इनका जो वर्क है ना वो मॉडर्न शहरी जीवन के सरियलिज्म अनुभव को पकड़ता है। हालांकि बाद में ये ध्यान रखना है, बाद में क्या हुआ था, ही ब्रोक अवे फ्रॉम सरियलिज्म टू अलाइन विद द कम्युनिज्म। बाद में इन्होंने साम्यवाद के साथ जुड़ने के लिए सरियलिज्म से ये बाद में अलग हो गए थे, लेकिन इतना सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अगला जो है आपके पॉल एलुआर्ड, ये भी फ्रेंच के हैं, पॉल एलुआर्ड। ये प्राइमरी फोकस ये पोइट्री पे करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। पॉल एलुआर्ड जो हैं, इनकी बात अगर करेंगे तो इनका जॉनरा ये किस पे, पोइट्री पे फोकस करते हैं। पॉल एलुआर्ड इज कंसिडर्ड द मोस्ट लिरिकल एंड इमोशनली प्योर सरियलिस्ट पोएट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लिरिकल एंड इमोशनली प्योर सरियलिस्ट पोएट। जो जहाँ पे भी ब्लैक पॉइंट है ना, ये जितना ब्लैक किया गया है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो पॉल एलुआर्ड हैं इनको सबसे मोस्ट लिरिकल एंड इमोशनली प्योर सरियलिस्ट पोएट कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्पेशली नोन फॉर पोइट्री सेंटर्ड ऑन लव, डिजायर एंड ह्यूमन इंटीमेसी। इनकी पोइट्री किस पे बेस्ड होती थी, लव पर ये लिखते थे, डिजायर पर, ह्यूमन इंटीमेसी पर लिखते थे। मेजर वर्क की बात करेंगे, कैपिटल ऑफ पेन, ये इनका मेजर वर्क है जहाँ पे सरियलिज्म का देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, हिज पोइट्री सॉफ्टेंड सरियलिज्म एक्सपेरिमेंटल एज विद क्लैरिटी, म्यूजिकलिटी एंड इमोशनल डेप्थ, मेकिंग इट वाइडली एक्सेसिबल। तो ये ध्यान रखना, इनकी पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है, सरियलिज्म के एक्सपेरिमेंटल एज ये देखने को मिलता है, किसके साथ, क्लैरिटी, म्यूजिकलिटी और इमोशनल डेप्थ के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वन जो है आपके फिलिप सूपो हैं, ये फ्रेंच के हैं, फिलिप सूपो। इनका फोकस बात करेंगे, पोएट है, नॉवेलिस्ट है, ठीक है। और इनका योगदान क्या है, फिलिप सूपो जो है प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सरियलिज्म एंड को ऑथर्ड द फर्स्ट मेजर ऑटोमेटिक राइटिंग टेक्स्ट विद ब्रेटन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखना, सूपो का। को राइटिंग भी स्टार्ट इन्होंने आंद्रे ब्रेटन के साथ किया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना, जो फिलिप सूपो है ना, इन्होंने सरियलिज्म की शुरुआती विकास में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है, और ब्रिटेन के साथ जो आंद्रे ब्रेटन थे, स्टार्टिंग में मैंने बताया आंद्रे ब्रेटन का नाम लिया है, ये रही हैं जिनको फाउंडर एंड चीफ थ्योरिस्ट ऑफ सरियलिज्म कहा जाता है, पोप ऑफ सरियलिज्म। आंद्रे ब्रेटन के साथ मिलकर सूपो ने किसकी शुरुआत की थी, ऑटोमेटिक राइटिंग की शुरुआत की थी, ये भी ध्यान रखना है। तो एक चीज़ें ध्यान रखना, ओके।
कहाँ गया, ये रहे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब सरेलिज्म की शुरुआती विकास हो रहा था उस समय इनकी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उस समय इनकी भूमिका थी, इन्होंने निभाई। और ब्रेटन के साथ मिलकर इन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग का पहला प्रमुख पाठ भी लिखा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। मेजर वर्क इनका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, 1921 में आया था। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, दिस वर्क इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ सरेलिस्ट ऑटोमेटिज्म डिमॉन्स्ट्रेटिंग राइटिंग विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। तो ये जो वर्क है मैग्नेटिक फील्ड, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ सरेलिस्ट ऑटोमेटिज्म के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है लास्ट है आई थिंक, रॉबर्ट डेस्नोस। रॉबर्ट डेस्नोस ये फ्रेंच के हैं, पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट डेस्नोस वॉज फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू कंपोज पोइट्री इन ट्रेस लाइक स्टेट्स प्रोड्यूसिंग हिप्नोटिक एंड ड्रीम चार्ज लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखनी है, जो आपके रॉबर्ट डेस्नोस हैं ये पोइट्री के लिए जाने जाते हैं और ये अपने समाधि जैसे अवस्थाएं जैसे कि ट्रांस लाइक स्टेट में पोइट्री लिखने की क्षमता के लिए फेमस हैं, जिससे जो हाइप्नोटिक है या कि जो आपके ड्रीम चार्ज लैंग्वेज है इसका निर्माण होता है। तो मेजर वर्क की बात करेंगे, इनके मेजर वर्क याद रखना, ला लिबर्टे या ला एमोर, ला लिबर्टे या ला एमोर, ये इनका वर्क है, मेजर वर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ही रिप्रेजेंट द मोस्ट ऑथेंटिक प्रैक्टिनर ऑफ ऑटोमेटिक स्पीच एंड ड्रीम पोइट्री विद इन सरेलिज्म। तो ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने सरेलिज्म के भीतर जो ऑटोमेटिक स्पीच थी और जो ड्रीम पोइट्री थी उसको सबसे प्रमाणिक अभ्यासकर्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोस्ट ऑथेंटिक प्रैक्टिनर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना। लास्ट में आ जाएंगे एंटोनिन एटोड, नाम ने सुना होगा, एंटोनिन एटोड ये फ्रेंच है, ठीक है। एंटोनिन एटोड प्राइमरी फोकस करेंगे तो ड्रामा पे ये करते हैं, थिएटर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और योगदान करेंगे दो फ्रीक्वेंटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोर सरेलिस्ट ग्रुप एंटोनिन एटोड अप्लाइड सरेलिस्ट आइडियाज टू थिएटर रेडिकली रिडिफाइन ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। तो हालांकि इन्हें अक्सर मेनली अगर देखा जाए इन्हें अक्सर सरेलिस्ट ग्रुप से बाहर कर दिया गया है एंटोनिन एटोड को, बट क्या है कि एंटोनिन एटोड ने थिएटर पर सरेलिस्ट थॉट को लागू किया, ठीक है। ड्रामेटिक एक्सप्रेशन को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित इन्होंने ही किया था। हालांकि इनको निकाल दिया गया था सरेलिस्ट से, लेकिन इन्होंने इस वजह से ये जुड़े रह गए सरेलिस्ट से। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने थिएटर पर सरेलिस्ट थॉट पर लागू किया, बस इतना ही। थिएटर पर रंगमंच जो स्टेज था, जो थिएटर था, उस पर इन्होंने सरेलिस्ट थॉट को लागू किया। मेजर वर्क की बात करेंगे तो थिएटर एंड इट्स डबल, ये ध्यान रखना है। और सिग्निफिकेंट की बात करेंगे, ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर ऑफ क्रुएलिटी एमिंग टू शॉक ऑडियंस इनटू कन्फ्रंटिंग दियर सबकॉन्शियस फियर्स एंड ट्रूथ, ठीक है। तो ये था इनका महत्व, ये था इनका सिग्निफिकेंस, ये था कि इन्होंने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की जो कॉन्सेप्ट है ये विकसित इन्होंने ही किया था। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया था? इन्होंने ही किया था, एंटोनिन एटोड ने किया था, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था? ऑडियंस को अपने अनकॉन्शियस फियर और जो ट्रूथ है उसका सामना करने के लिए शॉक करना था। तो ये चीज़ें हैं। अब हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं? पूछा जा सकता है कि फाउंडर ऑफ सरेलिज्म कौन है, तो आंड्रे ब्रेटन है, याद रखना। आंड्रे ब्रेटन को और क्या कहा जाता है? पॉप ऑफ सरेलिज्म कहा जाता है, जस्ट अभी मैंने बताया है ना, फिर से हम देख लेते हैं एक बार। ये रहे पॉप ऑफ सरेलिज्म का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ सरेलिज्म कौन है? आंड्रे ब्रेटन है, और इनको पॉप ऑफ सरेलिज्म भी कहा जाता है, पॉप ऑफ सरेलिज्म, ये ध्यान रखना। ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए कौन जाना जाता है? ये भी पूछा जा सकता है कि ऑटोमेटिक राइटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो ब्रेटन एंड फिलिप सूपो ने किया था, दोनों ने मिलकर किया था ऑटोमेटिक राइटिंग की शुरुआत। सरेलिज्म प्लस थिएटर, यानी कि सरेलिज्म को थिएटर के साथ किसने मिलाया था? तो एंटोनिन एटोड ने मिलाया था, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। एंटोनिन एटोड को ना सरेलिस्ट जो ग्रुप था उसे बाहर कर दिया गया था, लेकिन क्यों इसमें आ रहा है नाम उनका? क्योंकि एंटोनिन एटोड ने थिएटर पर सरेलिस्ट थॉट को लागू किया। तो सरेलिज्म प्लस थिएटर, इन दोनों को मिलाया किसने? एंटोनिन एटोड ने मिलाया। चौथा है लव सेंटर सरेलिस्ट पोइट्री, ये किसने लिखा है? पॉल एलुआर्ड ने। तो ये ध्यान रखना है,
लव सेंटर्ड सरिलिस्ट पोइट्री, यानी कि सरिलिस्ट पोइट्री पर लव सेंटर्ड था, लव पर भी इन्होंने लिखा है। किसने? पॉल एलुआर्ड ने लिखा है। तो ये 4 एग्जाम्पल, मतलब 4 ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है आपका। तो इसमें हमने पढ़ा सरिलिज्म प्लस एक्सप्रेशनिज्म, दोनों को हमने पढ़ा। मेन जो पॉइंट्स है वो आपने ध्यान रखना है। बाकी सरिलिज्म क्या होता है मैंने बता दिया है, एंड एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है वो भी हमने बता दिया है। सिंपली ध्यान रखना। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बताते जाऊंगी कि जो आपका एक्सप्रेशनिज्म है, फिर लास्ट में एक जो एक्सप्रेशनिज्म था, एक ऐसी कला थी जो बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि कलाकार के अंदर की गहरी भावनाओं को दिखाता है। ठीक है, और जो सरिलिज्म है एक ऐसी कला है जो सपने, अनकॉन्शियस माइंड और कल्पना की दुनिया को दिखाता है। इसमें तर्क और नियम बेकार है, सपने और कल्पना ही असली और महान है। बेतुकी चीज़ें, इसमें जो कलाकार वो क्या करते हैं अपने पेंटिंग वगैरह अजीब बेतुकी असंभव चीज़ों को एक साथ मिलाकर दिखाते हैं। जैसे उड़ते हुए पत्थर को दिखाया जाएगा, पिघलती हुई घड़ियाँ। ये अक्सर ना ऑटोमेटिक राइटिंग तकनीक अपनाते हैं ताकि दिमाग को सोचना ना पड़े, सीधे आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाए। और ये जो सरिलिज्म है ये सिगमंड फ्रायड के जो अनकॉन्शियस माइंड का जो सिद्धांत था उन्होंने दिया था उस पर बेस्ड है, मतलब उससे प्रभावित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और साल्वाडोर डाली की एक पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बताया नहीं है क्या मैंने? सरिलिज्म में आ जाएगा। साल्वाडोर, नाम याद रखना, साल्वाडोर डाली की एक पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, जिसमें पिघलती हुई घड़ियाँ दिखाई जाती हैं। मतलब एकदम इम्पॉसिबल चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके छप जाए, वो सरिलिज्म है। बाकी एक्सप्रेशनिज्म बता दिया है। इससे बस मेन चीज़ें ये है, ये कब आया था, किस मूवमेंट पे, कौन सा मूवमेंट है, किस मूवमेंट के बाद आया, कौन सी सेंचुरी में आया, कौन से दशक में था, इसके इंपॉर्टेंट राइटर कौन है, इंपॉर्टेंट राइटर के वर्क कौन है, बस उतना ध्यान रखना है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये भी बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा टफ ये पोर्शन है लेकिन मैंने बहुत इसको ईजी करके बताया है आपको। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। ऐसे मैं 2-2 करके एक में कवर कर दूंगी। देखिए 1 घंटे की क्लास हो गई है, 2-2 करके, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है ना। सारे मेन कुछ हमारे राइटर जो आर्टिस्ट थे उनको कवर करना था, मेन वही थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोनों का है। आप जाके दोनों जगह जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगा। एक चीज़ और है, अभी 15 दिन बचा हुआ है तो 5000 प्लस MCQs है टॉपिक वाइज आपके LT के लिए। जो कोई इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ज़्यादा इसकी एडवर्टीजमेंट मैं नहीं करूँगी। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, कहाँ पे, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ लास्ट तक वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, लास्ट में बता रही हूँ। तो 8081848735 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये 5000 प्लस MCQs ले सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।